तो बच्चों हमारे पास एक सवाल है, एंड द सवाल इज अ स्ट्रिंग 50 सेंटीमीटर लॉन्ग इज अंडर अ टेंशन ऑफ 20 न्यूटन फोर्स, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड गिवन दैट मास ऑफ द स्ट्रिंग इज 1 ग्राम। स्ट्रिंग का मास भी दे दिया है, सब दे दिया है। तुम बोलोगे बहुत अच्छी बात। कौन सा फॉर्मूला है योगेश दादा लगा है? तुम बोलोगे स्ट्रिंग वाली बातें हैं तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा दो आप, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का V/2L। योगेश एकदम सही जा रहे हैं क्या? तुम बोलोगे हाँ एकदम सही है, एकदम सही। ठीक। वी की जगह हाँ वी की अच्छा। जगह डालना पड़ेगा कुछ। तो वी की जगह मैं अगर T/μ डाल दूं तो इससे किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे नहीं। इसी फॉर्मूला नहीं से सर। होगा क्या? यस। टेंशन कितना गिवन है लिख देते हैं जल्दी से, 20 न्यूटन। स्टैंडर्ड यूनिट में दिया है, ऐसा यूनिट। तुम बोलोगे ओके। और कितना गिवन है भैया? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो, कितना हो जाएगा? तुम बोलोगे 100 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर यानी 1/2 मीटर। तो एल का वैल्यू कितना है? 1/2 मीटर। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? समझा 100, सर। 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर के बराबर, तो 50 सेंटीमीटर आधा मीटर के बराबर हो गया। सिंपल। चलो अब हाँ सर। मास कितना गिवन है? 1 ग्राम। तो योगेश दादा एक को 1000 से डिवाइड करके 10⁻³ कर देते हैं। सब कुछ जब स्टैंडर्ड यूनिट है तो इसको भी स्टैंडर्ड में डालो तुम, है ना। चलो आओ अब कर ले कैलकुलेट, डेटा है खटाखट खटाखट। कितना कितना? 1/2। एल की जगह कितना है? एल की जगह 1/2 और वो घूम के जाएगा ऊपर 2 इंटू √T। टेंशन कितना है दोस्त? टेंशन बहुत ज्यादा है आजकल तो, है ना, 20 न्यूटन। और म्यू का वैल्यू क्या होता है? मृणाली हमें बताएगी। मृणाली दादा म्यू का वैल्यू कितना होता है जल्दी बताओ, फॉर्मूला म्यू का। M/L। याद आया? ml। M/L। M/L याद आ रहा है? बोलोगे हाँ याद तो आ रहा है। तो 10⁻³ kg M/L को योगेश दादा मैं ऊपर लिख दूं इंटू 1/2। तुम बोलोगे हाँ लिख दो। तो ये तो पूरा मारा गया इधर, टर्म पूरा मारा गया। इधर क्या होगा? इधर नहीं मारा जाएगा। ये 2 दूना 4 ऊपर हो जाएगा, देखो। ये 2 दूना 4, और ये इसका पावर मैं 10 का पावर हटा देता हूं, और 3 नीचे से जाएगा तो इंटू 10 का पावर माइनस सॉरी +4 हो जाएगा योगेश। बताओ तो। -3 ऊपर जाएगा तो 4, और इसका एक 0 तो 4 बना दें। यस सर। 4 बना देते हाँ हैं तो ये रूट के बाहर 2 इंटू 10⁻²। क्या है फ्रीक्वेंसी? यही होगा। खत्म भी हो गया। मग काय तो आपने एक पेज क्यों छोड़ने के लिए बोला सर? लिहून देणार आहे। यही होगा ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? नहीं। M/L। यही होगा। हाँ यही तो होगा। नहीं ये नहीं होगा। म्यू का वैल्यू मैंने गलत लिख दिया, मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ है। म्यू का वैल्यू मैंने गलत लिखा है, देखो। म्यू का वैल्यू क्या होता है? M/L। ध्यान से सुनना, M/L। तो M का वैल्यू कितना है? 10⁻³ इंटू 1/2। इंटू 1/2 तो 2 इसी से आके मल्टीप्लाई होगा। मैंने 2 को गलती से ऊपर लिखा है। 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, इसीलिए कहते हैं तेजी में नहीं करना चाहिए, मामला गड़बड़ हो जाता है। 10⁻⁴ सीधा 10⁻⁴ हो जाए, तो 10⁻²Hz। देखो M/L। मैंने 2 को अतिशयोक्ति में ऊपर डाल दिया, वो गलत था। ठीक है। मैंने इसलिए इतना जगह छुड़वाया है क्योंकि मुझे कुछ पढ़ाना है। सोनोमीटर, है ना। मुझे क्या पढ़ाना है मृणाली? सोनोमीटर पढ़ाना। तो इसीलिए जरा समझो भावनाओं को। ठीक। जगह थोड़ा कम पड़ गया तो इसको कर दो नीचे। देखो ममता,
सोनोमीटर वायर हम ऐसे भी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ऐसे। हमने क्या किया, एक धागा लिया, और यहां कुछ मास लटका दिया। तो तुम बोलोगे सर यहाँ टेंशन जनरेट हो जाएगा ये। हाँ, यहाँ टेंशन जनरेट हो गया। ये धागा है, ये धागा जो ऐसे ऐसे आ रहा है। ठीक। अब योगेश दादा, तुम बोलोगे कि सर क्या यहाँ नोड है, एक यहाँ भी नोड, एक यहाँ नोड है और एक यहाँ भी नोड है। मैं लिख देता हूँ ये नोड, ये फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट। अब यहाँ जो हम कुछ ऊपर नीचे इसको ऑसिलेट करवाएंगे, कुछ भी झटका कुछ भी करेंगे, तो उसमें तुम बोलोगे सर टेंशन तो यहाँ फिक्स हो गया। हाँ, टेंशन कितना होगा? ऑलवेज mg, जो भी मास डलेंगे उसका उसके बराबर होगा इस रस्सी में टेंशन। बताओ योगेश, क्लियर बात? यस सर। एकदम क्लियर। तो इसका मतलब अगर हमें फ्रीक्वेंसी कभी भी कैलकुलेट करना होगा, तो क्या मैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू किसी एन का कैलकुलेट करना होगा, तो एन इंटू वी अपॉन 2l लिख सकता हूं? तुम बोलोगे हाँ। और इस v का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं? तुम बोलोगे एन अपॉन 2l। एन के लिए मैं लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी अपन, v के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ योगेश दादा? टी अपॉन म्यू। और यहाँ पे t का वैल्यू तो फिक्स हो गया, mg मैं लिख दूं t की जगह? बोलोगे हाँ यही है बस। नहीं भी पढ़ाते तो तुम कर लेते, तो यही है। मास यहाँ पे क्या है? m क्या है? ब्लॉक का है। म्यू क्या होता है? लीनियर मास है ना, या यूनिट लेंथ का मास होता है। कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। यही है सोनोमीटर वायर, और क्या। इसमें बस क्या है? मास लटका। नहीं है, अब और, हाँ, इतना ही है। बस बस। अब आते हैं वो इस थोड़ा, सवाल को सॉल्व करने के लिए। वो पर्पल कलर का दिखाइए ना। सवाल क्या है पढ़े? A हाँ sonometer wire is under a tension of 10 Newton and the length between the bridge is 2 मीटर। अच्छा, इसका मैं एक फोटो बना के दिखा दूं या छोड़ दूं? तुम बोलोगे क्या बना। बनाना? ब्रिज का बात जब जब करेगा ना योगेश दादा, ब्रिज मतलब वो फिक्स्ड पॉइंट समझ जाना। अगर मान लो तीन ब्रिज किसी, मान लो ए और बी के बीच में बोल दिया कि दो ब्रिज है ए और बी के बीच में, तो ऐसे ये है ब्रिज, लो ये फिक्स पॉइंट ऐसे। लेकिन यहाँ क्या बोला है? सवाल पढ़ते हैं, फोटो मत बनाना। सवाल है सोनोमीटर वायर इज अंडर टेंशन, पहले लिख लेते हैं कुछ डेटा। टेंशन कितना दे दिया है? 10 न्यूटन, ओके। लेंथ बिटवीन द ब्रिज इज 2 मीटर, अ मीटर, 2 मीटर। A meter long wire of sonometer has mass of 1.0 ग्राम। यानी लेंथ अपने को दे दिया है 2 मीटर। A meter long wire of sonometer has mass 1.0 gram. Deduce the speed of transverse wave and the frequency of the first harmonic। ठीक है, ये मास भी दिया है हमको 1 मीटर का। ठीक, तो 1 मीटर का मास है ये, याद रखना, अ मीटर। दिखा? तो तुम बोलोगे ठीक है। तो यहां से म्यू का वैल्यू योगेश पता कर सकते हैं? तुम बोलोगे हाँ। 1 ग्राम को मैं क्या लिखूं? तुम बोलोगे 10⁻³ अपॉन 1 मीटर। तुम बोलोगे हाँ, यही हो जाएगा इसका म्यू का वैल्यू। कितने लोगों को लग रहा कि हाँ ठीक है, म्यू का वैल्यू इतना ही होगा, 10⁻³ kg/मीटर। ठीक है, बताओ ठीक है? बोलते हैं हाँ सर। ठीक है। तो बोल रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट क्या? हार्मोनिक बताइए। फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब क्या हुआ? तुम बोलोगे फर्स्ट हार्मोनिक यानी फंडामेंटल पूछ रहा है, राइट योगेश? तुम बोलोगे हाँ। तो फंडामेंटल का फॉर्मूला बताओगे योगेश, क्या होता है? कुछ बोलता है। हम्म। V/2L। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं तो तुमको बुरा लगेगा क्या? नहीं, बुरा तो नहीं लगेगा, है ना, कोई बुरा नहीं लगेगा। वैल्यू पुट करते हैं, 1/2। एल की जगह क्या पुट करें? हमको एल की जगह पुट करना पड़ेगा 2 मीटर। कितना पुट करना पड़ेगा? 2 मीटर। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आएगा, सर लेंथ है 2 मीटर,
और आपने म्यू निकाल दिया 10/1। अरे भैया म्यू कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, जो वो यूनिट लेंथ का मास। भाई 50 किलोमीटर वायर ले लो तो उसमें भी 1 किलोमीटर वायर का जो मास होगा वो तो वैसे ही होगा ना, फिक्स ही होगा। तो किसी से डिवाइड करो वो फिक्स होता है। इट्स कॉल्ड लीनियर डेंसिटी ऑफ मास, या लीनियर मास डेंसिटी भी कहते हैं म्यू को, चाहो तो लिख लो। इसको लीनियर मास डेंसिटी भी कहते हैं, ये चेंज नहीं होता। लीनियर मास डेंसिटी जरा समझने की कोशिश करो ममता। टी का वैल्यू कितना? 10 न्यूटन। म्यू का वैल्यू कितना? 10⁻³ अरे यार, फिर से ये बाहर निकल जाएगा 10⁻²। कितने लोगों को लग रहा है? तुम बोलोगे हाँ लग तो रहा। तो 10⁻² बाहर निकलेगा तो ऊपर 100 लिख दें। 10⁻² को 100 लिख सकते हैं ना? कोई हाँ कुछ सर, बोलता है नहीं। तो 100/4, 2 दूनी 4, कितना हो गया? 25 हर्ट्ज। ये हो, ठीक है। हाँ सर। आइए दूसरा सवाल करते हैं। हाँ, सर। क्या हुआ? क्या दिक्कत है मृणाली? व्हाट इज योर प्रॉब्लम? ममता सर, ममता। ओके ममता, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? आओ सवाल सॉल्व करते हैं। एक छोड़ दीजिए। द कॉन्स्टिट्यूएंट वेव ऑफ स्टेशनरी वेव हैज एम्पलीट्यूड, कितना है एम्पलीट्यूड? 8 सेंटीमीटर। लिखते चलते हैं ना, डेटा जो दे दिया वो 8 सेंटीमीटर। ओके, एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज, ठीक है। एंड 150 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या है वेलोसिटी? वी दे दिया 150 सेंटीमीटर पर सेकंड। बोलोगे ठीक। अब पूछा क्या है हमसे? व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस स्टेशनरी वेव एट x इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। हमसे x इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पे हिसाब किताब पूछ लिया है। तुम बोलोगे हाँ हमसे पूछा है। तो क्या हम स्टैंडर्ड इक्वेशन नाम का कोई चीज जानते हैं क्या? तुम बोलोगे जानते तो हैं। भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते हो ना? नहीं जानते हो क्या? बिल्कुल जानते हैं। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल्स टू 2a साइन kx। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है कि 2a और साइन तो फिक्स है। क्यों योगेश दादा? 2a और साइन फिक्स है। प्रॉब्लम है कि k का वैल्यू हम अपने मन से क्या लिख दें, क्योंकि x का वैल्यू तो हमको दे दिया ना योगेश, ध्यान से देखो। x का वैल्यू कितना दे दिया? बोला है x की जगह पे आप 2 मीटर डाल दो। तो 2 मीटर डालेंगे, k का वैल्यू कुछ तो हमको इक्वेशन से बनाना पड़ेगा। तुम बोलोगे हाँ k का वैल्यू अपने मन से 2π/λ बार बार नहीं डाल सकते ना। ये सेंटीमीटर में दिया है, 2π/λ के रेस्पेक्ट में नहीं दिया है, देख लो। एक काम किया जा सकता है, सुनो, एक काम किया जा सकता है। वेलोसिटी को क्या हम लोग ओमेगा बाई के भी लिखते हैं क्या योगेश? मुझे बताना, क्या वेलोसिटी को हाँ हम सर। ओमेगा बाई के लिखते हैं? तुम बोलोगे हाँ। तो क्या मैं के को ओमेगा बाई वेलोसिटी लिख सकता हूँ? तुम बोलोगे हाँ लिखा जा सकता है। हाँ ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ फिर। मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा y इज इक्वल्स टू 2a साइन के की जगह देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ओमेगा बाई v इंटू एक्स। ठीक है योगेश, क्या मुझे पता है कि ओमेगा बराबर होता है 2πf? यस सर। तो ओमेगा बराबर में 2π, एफ की जगह 25 हर्ट्ज लिख दूं क्या? तो हम्म यहाँ लिख। और वेलोसिटी हमको दिया है सेंटीमीटर में ही दिया, सब कुछ सेंटीमीटर में, कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं ओमेगा बाई वी की जगह सब वैल्यू पुट कर देता हूँ, एक्स की जगह भी वैल्यू पुट कर देता हूँ। आओ 2a साइन ओमेगा का वैल्यू कितना है? 2π 25, फ्रिक्वेंसी दिया ना, 2 इंटू पाई इंटू 25। तुम बोलोगे हाँ, अपॉन वेलोसिटी कितना है? 150। एक्स का वैल्यू कितना दिया योगेश दादा? 2 सेंटीमीटर। एक्स का वैल्यू भी डाल दिया। लो अब कर लो कैलकुलेट। 25 दूना कितना होता है? 50। और 50 से इसको काट देते हैं इन दोनों से। कितना? 50 दिया 150। तो 2π/3 कितना होता है? तुम बोलोगे सर 120 डिग्री। कितना होता है? 120 डिग्री, है ना? तो साइन 120 डिग्री कितना हो जाएगा? तुम बोलोगे सर साइन 120 डिग्री को 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, है ना? साइन 90 प्लस थीटा यानी 30 भी लिख सकते हैं। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है?
कॉस थीटा होता है। तो कॉस 30 डिग्री कितना होता है? कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। रूट 3/2। ठीक है, तो मुझे ये पता चला योगेश दादा कि y इज इक्वल्स टू 2a √3/2 आया है। यही आया ना, √3/2। बोलोगे हाँ। ये 2 से 2 काट देते हैं तो y बराबर कितना आ गया? a√3। अब तुमको a का भी वैल्यू गिवन है, देखो ना, a का वैल्यू गिवन है। तुम बोलोगे हाँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं, आंसर क्या आ जाएगा? 8√3। तो कोई भी वैल्यू, कोई जो एक्स पे दूरी बैठा हुआ है उसका आंसर कितना आ गया? 8√3। इजी था या टफ था? ईमानदारी से बताओ। थोड़ा कंसेप्चुअल था बट ठीक था, इजी था। हाँ बस उसी को घुमा फिरा के अच्छा। अपने को डालना था योगेश, और बाकी तुमने देख लिया कैलकुलेशन। अप्रोच तो पता चल गया ना कैसे लगाना है ऐसे सवालों में, जी सर। क्योंकि तुम लोगों को अप्रोच सीखना है, बाकी कैलकुलेशन और बाकी चीजें तो आती ही हैं। आइए आइए इस सवाल को समझें। सवाल, ये सवाल लिख लेना है, 1991 का है, अगर लिखने का मन है तो। सवाल ऐसा ही आता है, इजी। सुनो सवाल। अ स्टैंडिंग वेव हैविंग 3 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स। बोला है 3 नोड है और 2 एंटी नोड है। ठीक है, अब होने दो, 3 नोड है, चलो बोला है तो बना देते हैं। 3 नोड, तो 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड। ठीक है, और 2 एंटी नोड, तो जरूर 2 एंटी नोड इनके बीच में होगा। ऑरेंज कलर से मैंने एंटी नोड दिखा दिया। ठीक है, ये एंटी नोड। क्या मैंने सही फोटो बनाया है बताओ? ये नोड, ये नोड, ये नोड। करेक्ट है योगेश दादा? ठीक है। ये कहाँ बना है देखो, सवाल को एकदम अच्छे से पढ़ना भाई, एकदम अच्छे से पढ़ना है, रुकना नहीं है बीच में। A standing wave having 3 nodes and 2 antinodes is formed between 2 atoms having a distance 1.21 angstrom। यहां से लेके यहां, यहां एक एटम A1 है मान लो, यह एक एटम A2 है, और इनके बीच में बना है, और इसका दूरी है 1.21 एंगस्ट्रम, इसके बीच में बना है। द वेव लेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव, वेव पूछा, मुझे ये बताना, मुझे ये बताना, यहां से एक स्टार्ट होता है ऐसे, ये ऐसे आया नोड पे, और ये एक ऐसे आया। तुम बोलोगे सर ये तो पूरा एक वेवलेंथ बन गया 360 डिग्री, ऐसे घूम के ऐसे आया, तो वेवलेंथ कितना होगा? यही होगा, लैम्डा बराबर। बोलो कुछ गलत है या समझ ही नहीं आया, ईमानदारी से बताओ। अरे भैया, अरे अरे भैया इधर सुनो। हाँ दो समझा दो सर। नोड के बीच का दूरी क्या होता है? λ/2। λ/2। इधर भी कितना हो जाएगा योगेश दादा? λ/2। तो आधा लैम्डा आधा लैम्डा जोड़ोगे कितना होगा? 1 लैम्डा होगा। 1 लैम्डा का दूरी 1.21 आया, खत्म। क्या मृणाली बाउंस चला गया? ये सवाल बहुत अच्छा है, ये लिटरली बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इसको अगर तुम सॉल्व कर लोगे तो भी गलत आंसर टिक कर दोगे। हाँ, सही आंसर लाके गलत आंसर टिक कर, लग रहा है ना अजीब? 5 सवाल आओ और। सॉल्व करें। A 12 मीटर लॉन्ग वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग एज द स्पीड ऑफ वेव इतना। देखो योगेश, हमें दिया वेलोसिटी कितना? 48 मीटर पर सेकंड। हमको एल का वैल्यू दे दिया है कितना? 12 मीटर। और पूछ क्या रहा है? फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। क्या बता सकते हो फ्रीक्वेंसी? हाँ हाँ बता सकते हैं ना, फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा V/2L। लो, V कितना है? 48, और L कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, कितना आ गया? 2 हर्ट्ज। 2 हर्ट्ज को हम लोग 2 साइकिल पर सेकंड भी लिखते हैं, CPS है, मतलब इसको ये भी लिखा जा सकता है 2 साइकिल पर सेकंड। 1 सेकंड में 2 बार ऑसिलेट कर गया, है ना, 2 साइकिल पूरा कर लिया। हर्ट्ज मतलब यही होता है ना, मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी मतलब कि 1 सेकंड में कितना बार ऑसिलेट किया, तो 2 बार साइकिल चला दिया है 1 सेकंड में। ठीक है, सही है, तो आंसर क्या होगा? 6। 2 होगा। कौन 6 बोला है? 6 ये कौन बोला है? ममता। हाँ ममता, कैसे जरा बताना। हो सकता है कुछ अपना आंसर लाई होगी नहीं मन सर। में, मेंटल कैलकुलेशन करके। भैया 2 CPS मार के आओगे कि नहीं आओगे? ऑब्वियस सी बात है, हाँ मार के आएंगे, सिंपल सी बात है। और पर 2 ये CPS गलत। मार के आओगे और आंसर हो जाएगा गलत। आंसर क्या हो जाएगा?
गलत। क्यों मुझे बताना योगेश दादा। किसी भी 12 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग का अगर 2 CPS आता है या 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आता है, क्या उसका 4 हर्ट्ज नहीं आ सकता? तुम बोलोगे हाँ सर, थर्ड हार्मोनिक्स में आ जाएगा, सेकंड हार्मोनिक्स में आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। याद आ रहा है? 4 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो भाई इस हिसाब से तो सब आना चाहिए, कुछ भी आ सकता है। यस, इसने एक बार भी नहीं बोला है, इसने एक बार भी नहीं बोला है कि ये किस तरह के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है। एक बार भी बोला है क्या? देखो तो, नहीं बोला ही नहीं है। और ऑप्शन भी काफी चालाकी से ऑल ऑफ दीज भी दिया है। अच्छा, रेजोनेट का मतलब बता देते हैं, इक्वल फ्रीक्वेंसी। तो भाई जब ऑप्शन हमको ऐसा दिया है योगेश, तो हमको वैसे ही चलना पड़ेगा। हमको जब ऑप्शन दिया है, बोला है किस फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट कर सकता है पार्टिकल। 2 से भी कर सकता है, 4 से भी कर सकता है, 6 से भी कर सकता है। आप कौन सा हार्मोनिक्स उसको देते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। पहला वाला दोगे तो 2 से करेगा, दूसरा वाला दोगे 4 से करेगा, तीसरा वाला दोगे 6 से करेगा। तो मेरे हिसाब से ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। तुम लोगों में से किसी को समझ आया ये क्वेश्चन? तो ऑप्शंस भी जरा देखना पड़ता है, ठीक है। आगे आइए, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, इसीलिए मैंने ऑप्शन इसमें दे दिया। ठीक है, बोला है अ सर्टेन स्ट्रिंग विल रेजोनेट टू सेवरल फ्रीक्वेंसीज द लोएस्ट ऑफ विच इज 200 CPS। ये द लोएस्ट ऑफ विच, इसका क्या अर्थ हुआ, जरा बताना तो। इसका अर्थ हमको समझ नहीं आ रहा। और ये बात चल रहा है किसके लिए? स्ट्रिंग के लिए, याद रखना। क्योंकि जब बहुत सारा चीज पढ़ लोगे, तो पाइप वाइप, ऑर्गन पाइप, ये क्लोज्ड पाइप, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। लिखा रहेगा पाइप, समझ लोगे स्ट्रिंग, कर लोगे गलत। हाँ, लोएस्ट का क्या अर्थ हुआ मृणाली, बताओ तो जरा। तुम बोलोगे सर लोएस्ट का अर्थ फंडामेंटल होता, और क्या होगा? लोएस्ट का अर्थ हुआ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। योगेश दादा समझ आया? भाई सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसका होता है? फंडामेंटल का ही होगा ना। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो मुझे बताओ, अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसी का 200 है 1 पे, फर्स्ट हार्मोनिक्स पे, तो सेकंड पे कितना जा सकता है मृणाली? हम बोलोगे सेकंड पे 400 जा सकता है। थर्ड पे कितना जा सकता है? थर्ड पे 600 जा सकता है। 600। फोर्थ पे कितना जा सकता है भैया? 800। तो वो बोल रहा है व्हाट आर द नेक्स्ट 3 हायर फ्रीक्वेंसी। तो 200 के बाद 400 आ सकता है, 600 आ सकता है, 800 आ सकता है। लो, हो गया खत्म। अरे इतना सिंपल। इजी या बहुत इजी? यस सर। देखो नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज पूछ लो, है ना, प्लीज पूछ लो। खास करके ओमकार, ममता, मधुरिमा मंडल, ये सब बच्चे सीख लेंगे। अदरवाइज काफी गलत हो जाएगा उनके साथ, है ना। आगे आओ। खैर ये तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, है ना। आओ, एक सॉल्व करने वाला भी सवाल ले लिया गया है। सवाल लो, द टेंशन इन अ वायर इज डिक्रीज बाय 19%, द परसेंटेज डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी विल बी। टेंशन का फॉर्मूला आओ देखते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है ब्रूनाली? फ्रीक्वेंसी, तुम बोलोगे अरे यार, तुम बोलोगे सर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/2L और T/μ। न्यू, हाँ। करेक्ट। तो इसका मतलब योगेश दादा, मैं डायरेक्ट ये भी तो लिख सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। एक चीज याद रखना, जब तुमको चेंज वेंज बोले ना, इतना डिक्रीज कर दिए, तो ये इतना डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब बाकी चीजें कांस्टेंट है। भाई वो बोल रहा है कि टेंशन हमने 19% डिक्रीज किया, बाकी चीजों का नहीं ना बोल रहा है योगेश दादा। बाकी चीजें बोला नहीं बोला, तो बाकी चीजें कांस्टेंट है। बाकी क्या है? कांस्टेंट, उसको छोड़ो। चलो, तो मुझे ये बताओ, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो नया जो फ्रीक्वेंसी आएगा, फ्रीक्वेंसी डैश मैं बोल देता हूँ, ये कितना होगा टेंशन? तुम बोले 19% डिक्रीज हो गया, तो अब बचा कितना टेंशन? उसी के, भाई जो रिमेनिंग टेंशन होता है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, या जो जा चुका है उसके होता है? सोच के बताओ। तुम बोलोगे सर जो मतलब बचा होता है उसी में हो, तो कितना बचा? अब टेंशन कितना बचा रस्सी में? सोच के बताओ, कितना बचा रस्सी में टेंशन? 81% बचा ना। 81, हाँ। तो पहले वाले टेंशन का, जो पहला टेंशन था, उसका अब 81% भाग ही बचा है। क्या मैं 81 को 81/100 भी लिख सकता हूँ क्या? बोलोगे हाँ लिख लिखा सकते। जा सकता। तो 81/100 को मैं
9/10 भी लिख सकता हूँ क्या, बाहर लाके, रूट के बाहर लाके? तुम बोलोगे हाँ। और इधर देखो 9/10, और ये अंडर रूट टी जो है, क्या इसको मैं इनिशियल फ्रीक्वेंसी ही लिख दूं योगेश दादा? ये अंडर रूट टी को मैंने इनिशियल फ्रीक्वेंसी माना Yes, था, sir. तो मैं लिख दूं, मैं एक चीज लिख दूं कि एफ डैश इज इक्वल्स टू 9/10 ऑफ, पहला है, हो गया आंसर, आ गया, खत्म। 9/10 यानी इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज निकाल दो, 10 से कट गया तो 90%, है ना? एफ डैश इज इक्वल्स टू 90% ऑफ एफ। तो कितना कम हो गया, कम कितना हुआ ये पूछा, व्हाट इज द डिक्रीज? भैया ये एफ डैश है ना, ये इसका 90% है, तो घट कितना गया, 10%। अगर 10%। वो नहीं, अगर ये 19% नहीं करते तो इससे बराबर होता 100%, तो 10% डिक्रीज कर गया। कितना डिक्रीज किया, 10%। जब भी परसेंटेज वर्सेंटेज पूछे ना, तो तुम लोग क्या करना, जो कांस्टेंट है उसको देखना ही मत, उसकी तरफ देखना ही मत, बेकार है। आगे बढ़े। हाँ। ठीक है। If tension and the diameter of a sonometer wire of fundamental frequency n is doubled and density is half, then its fundamental frequency will become, easy है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। मुझे एक बात बताना, अगर किसी का डायमीटर डबल हो रहा है तो तुम बोलोगे तो क्या, तो रेडियस कितना गुना हो जाएगा अगर किसी का डायमीटर डबल हो रहा है? भाई वो भी डबल ही होगा, वो भी डबल होगा, कहीं रूट वूट स्क्वायर का कोई लफड़ा नहीं है, तो वो भी डबल होगा। तुम बोलोगे नहीं यहाँ से कैसे हो सकता, अरे भैया इधर देखो, पहले मैं अभी बता देता हूँ। फ्रीक्वेंसी का कौन सा फॉर्मूला लिखना चाहिए? तुम बोलोगे भाई V/2L, V की जगह क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट टी अपॉन म्यू। तुम बोलोगे नहीं नहीं नहीं, ये वाला आप मत लिखो, आप एक काम करो, ये वाला लिखो, अंडर रूट टी अपॉन रो इंटू ए, क्योंकि एरिया है ना, तो इसमें रेडियस या डेंसिटी का कुछ यूज किया जा सकता है, डेंसिटी भी दिया है ना, तो हम बोलेंगे अच्छा हाँ ये तो दिया है। तो ये पहले वाला है, ये पहले वाला केस है, ठीक है, पहले वाला केस। अब डेंसिटी कितना कर दिया, बोलो एक्सटेंशन ऑफ द डायमीटर इज डबल्ड, इज डबल्ड। किसको डबल किया, फ्रीक्वेंसी को या टेंशन को? टेंशन, टेंशन को डबल किया, पहले टी था, अब कर दिया 2T। डायमीटर कितना था पहले, जो भी था, तो रेडियस मान लो पहले r था, अब कर दिया 2r। देखो डायमीटर जितना बढ़ेगा रेडियस उतना ही बढ़ेगा, जिनको नहीं विश्वास हो रहा देखो, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r लिखा जा सकता है, तुम बोलोगे हाँ। तो अगर डायमीटर को मैं 2r लिखता हूं, तो अगर डायमीटर को 2 गुना बढ़ा दिए, तो यहाँ भी 2 गुना बढ़ाओ, तो ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो भी रेडियस 2 ही गुना बढ़ा ना, तो भी 2 ही गुना बढ़ा ना, याद रखना। तो रेडियस हमेशा डबल होता है, डायमीटर डबल रेडियस डबल, डायमीटर ट्रिपल रेडियस ट्रिपल, बस इतना। अब और कुछ चेंज किया है क्या, और कुछ चेंज किया है? नहीं, और कुछ भी नहीं चेंज किया। पूछ क्या रहा है, नया फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ठीक है बता देंगे, आओ। इस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू n दिया है, तो ठीक है हम कर देते हैं इसको, n इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी अपॉन, बच्चों के लिए कर रहे हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तुम बोलोगे डेंसिटी दोनों का सेम है या अलग है? डेंसिटी क्या किया, डेंसिटी को भी कुछ किया है ना, हाफ किया डेंसिटी को, ओके हाफ किया है। हाँ। पहले रो था, तो अब कर दिया रो/2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रो, तुम बोलोगे हाँ यहाँ पे आप रो ही लिखो, और यहाँ एरिया क्या लिख देते हैं, एरिया क्या होता है? तुम बोलोगे एरिया क्या होता है, स्फीयर अगर कुछ नहीं दिया है तो, वायर है ना, वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू, नहीं, लेंथ, लेंथ लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ। चलो एरिया, एरिया की जगह में वायर है, उसका लेंथ तो हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखते हैं, क्या तुम भी कंफ्यूज करवा रहे हो, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखते हैं 4πr², ठीक है चलो आ गया। तो दूसरा हमको पूछ रहा है एन डैश का वैल्यू क्या होगा, आओ पता करते हैं। टेंशन कितना कर दिया है, टेंशन कर दिया है 2T, आओ आओ पता कर ले, 2T। डेंसिटी क्या कर दिया, डेंसिटी/2, है ना, इनटू क्या है 4πr², तो 4πr² की जगह मैं क्या लिख दूं, 2 की जगह 4 लिख दूं, और r की जगह मैं वही लिख देता हूँ r²।
तो ये 2 से ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, तुम बोलोगे हाँ ये 2 ऊपर चला गया, तो इसको हटा दो, हटा दिए। तो इस 2 से इस 2 से ये 4 कट गया। अरे यार पूरा कट गया, तो ऊपर वाला जैसा है वैसा ही ये, तो n इज इक्वल्स टू n डैश, यानी सेम बराबर। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होने वाला, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, गॉट इट। फ्रीक्वेंसी इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। पहले n था, अब n डैश, वो भी दोनों बराबर, ठीक है। बताइए, ये सवाल लास्ट है और ये बहुत प्यारा सवाल। देखो देखो देखो, बोला है लेंथ ऑफ अ सोनोमीटर वायर ए बी इज 110 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको बोला है ए बी के बीच में दूरी कितना है, 110 सेंटीमीटर, ठीक है। वेयर शुड द टू ब्रिजेस बी प्लेस्ड फ्रॉम ए टू डिवाइड द वायर इन 3 सेगमेंट, यानी बोल रहा है कि कुछ ऐसे ब्रिज बनाओ, ए से दूरी कुछ ऐसे डालो कि 3 सेगमेंट्स में बट जाए। हम बोलेंगे ठीक है, 3 सेगमेंट्स में बांट देते हैं, जिनका फ्रीक्वेंसी का रेशियो बोला है 1:2:3 है। फ्रीक्वेंसी का रेशियो इसका 1 होगा, इसका 2, तो इसका 3। तो अब देखो, इसको बहुत ही इजी तरीके से हम सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लंबा चौड़ा मेथड करवाते हैं। यानी फ्रीक्वेंसी 1 रेशियो फ्रीक्वेंसी 2 रेशियो फ्रीक्वेंसी 3, ये हमारा 1:2:3 दे दिया है। फ्रीक्वेंसी का लेंथ के साथ कैसा रिलेशन है, तुम बोलोगे हमें नहीं पता, अभी देख लो, इज इक्वल्स टू V/2L, बार बार लिखते हो V/2L, तो फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन हो गया ना लेंथ के साथ। हाँ अरे हाँ या ना। हाँ सर। तो मैं F1 की जगह क्या लिख सकता हूँ योगेश, तुम बोलोगे सर F1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1/L1 लिख सकते हैं, है ना, 1/L1। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि F1 की जगह अगर मैं L1 लिखना चाहूं तो L1:2:L3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/F1:1/F2:1/F3। तुम बोलोगे हाँ, वैल्यू हमें पता है, वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर दो, कितना कर दो पुट, 1/1:1/2:1/3, ठीक है। अब ऐसा हम कर लिए, हमको क्या करना पड़ता है, सब में से किसी में x मल्टीप्लाई करना पड़ता है, रेशियो में, याद आया। तुम बोलोगे हाँ, x तो कितना हो जाएगा, x/1 x/2 प्लस x/3, टोटल कितना हो जाएगा। कुछ एलसीएम ले लेते हैं, 3 2 1 6, तो कॉमन हम ले लेते हैं यहाँ पे 6, स्पेस है क्या नीचे, अरे बहुत स्पेस है यहाँ तो, हाँ। आओ कॉमन ले लेते हैं, रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 ले लिए, तो इधर कितना हो जाएगा, x + 2x + 3x, वही आएगा। तो कितना हो गया, 6x/6 है, 2 3 5 1 6, 6x/6, ये किसके बराबर हो जाएगा, 110। टू, क्योंकि पूरा लेंथ कितना है देखो ना, L1 L2 L3 दिया है ना 110 सेंटीमीटर, यहाँ देखो। तुम बोलोगे हाँ सर ये तो दिया है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से पता कर लोगे क्या, ये हो जाएगा 660। x बराबर कितना हो जाएगा, 110 ही हो जाएगा x बराबर, क्या तो मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, नहीं गलत तो नहीं किया, गलत तो नहीं किया ना, हाँ ठीक ही है। 110 × 6/6, 110 ही आ गया, ये कैसे है, कुछ किया है, थोड़ा क्या किया ऊपर है? उठाइए, 1 सेकंड। रेशियो तो सही डाला, कैलकुलेशन भी सही किया, अरे यार कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया ना, सर ये 1 हाँ है तो 6x होगा ना भाई, यहाँ पे कुछ भी वही। वही, क्या बोलने में तुम लोगों को पता नहीं क्या चला जाता है ना। 6 6 2 8 3 11x/6, कुछ भी मतलब, कितने दुष्ट टाइप के तुम लोग इंसान हो, वही नेवर तो, नो। इंसान ही है सब लोग। 10 मैं तो अभी बताने ही x वाली बराबर थी। योगेश दादा 60 आ गया, तो x बराबर 60 आया है, यानी इसका दूरी है 60 यहां से, तो ये कितना हो जाएगा, 120, क्या ये 2x/2, सॉरी ये 120 नहीं होगा, इसका दूरी हो गया 30, और ये कितना x/3,
तो ये हो जाएगा 20। 60 3 90 2 110 हो गया ना, टोटल जोड़ के 110। तो एक होगा ए से दूरी 60 पे और दूसरा होगा ए से दूरी 90 पे। 60 और वो नीचे वाला ए से पूछा है, देख लो, फ्रॉम ए पूछा है, फ्रॉम ए पूछा है तो मैंने वो लिख दिया। और यहाँ लेंथ मैंने कैलकुलेट कर दिया x/1 x/2 x/3। तो x/2 करोगे 60/2 तो 30 आएगा, 60/3 करोगे तो 20 आएगा, तो मैंने कर दिया। अब इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करने का तरीका सुनो, बहुत तगड़ा तरीका, बहुत तगड़ा। जब तुमने ये रेशियो निकाला, इधर सुनो बच्चों, इधर सुनो, जब तुमने ये रेशियो निकाला तो तुमको क्या पता चला? क्या पता चला तुमको? तुमको ये पता चला कि सर यहाँ पे जो भी दूरी है, x है y है, जो भी यहाँ पे जो भी दूरी है, ये ठीक इसका डबल हो रहा है। देखो ना, ये 1/1 है, ये 1/2। तो x का ठीक क्या हो रहा है, पहले आधा होके उसमें ऐड हो रहा है, डबल नहीं, सॉरी, आधा हो रहा है। यहाँ पे अगर कोई चीज x है, देखो योगेश दादा, 1/1 1/2 रेशियो, देखो ना यहाँ 1/1 1/2। तो यहाँ कोई चीज x है तो यहाँ पे कितना हो रहा है, x/2। करेक्ट? अरे बताओ भैया, ट्रिक बता रहे हैं ऐसे ऐसे सवाल को, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। हाँ सर। हाँ सर। बिल्कुल। तो ये अगर x है तो ये x/2। तो योगेश दादा मैं ये बोल रहा हूँ, अगर a से दूरी किसी का x है तो दूसरे का कितना हो जाएगा, x प्लस x/2। तुम बोलोगे हाँ। आओ आओ हम देखते हैं, a से दूरी मान लो 40 सेंटीमीटर है ये कोई, तो दूसरे का कितना होना चाहिए, 40 का आधा। 40 का आधा कितना होता है, 20। तो 40 20 60 होना चाहिए यहाँ पे। अरे ऐसे होगा ना, x अगर 40 है तो दूसरे का कितना होना चाहिए, 40 प्लस 40 का आधा। तुम बोलोगे हाँ, 40 का आधा 20 होता है, तो 20 और 40 60 होना चाहिए, बट ऐसा तो नहीं है, ये गलत हो गया। ये अगर 30 है तो सामने वाला कितना होना चाहिए, 45, क्योंकि 30 का आधा 15, 15 और 30 45। ये भी नहीं है। ये देखो, ये 30 है, ये रेशियो से ही मैं पता कर रहा हूँ यहाँ से। ये 30 है तो इसका आधा 15, ये भी 45 नहीं होना चाहिए। ये 60 है तो 60 का आधा 30 और प्लस 60 90 हो गया। यही आंसर। बोलो कैसा लगा मृणाली, कैसा सही लगा? है सर। ममता, योगेश ठीक था? तो रेशियो आते ही एकदम ऑप्शंस देख के लब से सॉल्व कर देंगे कि भैया पहले का x है तो दूसरे का इतना होगा। उतना कैलकुलेशन करने का झमेला नहीं, लप 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 सॉल्व करते चले। अब हम लोग बात करेंगे स्टैंडिंग वेव, है ना, और कुछ नॉर्मल मोड्स का, किसमें ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, है ना, उन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन उनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।